हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस क्लास में हमने ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा था, सर्किट डायग्राम के बारे में पढ़ा था, सर्किट के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था कि रजिस्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एमीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है, रजिस्टर क्या होता है, ठीक है, बल्ब क्या होता है, इन सब के बारे में हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज की क्लास में अपने को पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के बारे में। टॉपिक शुरू करने से पहले मैंने एक बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन में ये है कि दो बॉडीज हैं अपने पास, ए और बी, उन दोनों को हमने फ्रिक्शन से चार्ज किया है ना, दोनों को रब किया तो एक में ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा और दूसरे में नेगेटिव चार्ज आ गया होगा। तो आपसे ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि दोनों पहले से तो अनचार्ज थे और फ्रिक्शन वाले मेथड से हम दोनों को क्या कर चुके हैं, चार्ज कर चुके हैं, तो दोनों बॉडी चार्ज हो चुके हैं। तो क्या जब वो दोनों बॉडी चार्ज हुए तो क्या उनका मास पहले की तरह ही, पहले जितना था उतना ही रहेगा या उनके मास में चेंज आ जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर यू हैव टू थिंक, है ना। ये क्वेश्चन का आंसर आप सोचो कि क्या हो सकता है इसका आंसर, ठीक है ना। पहले सोचना है खुद से और फिर उसके बाद जो है ना आंसर देखना है। तो चलो मैं आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ। देखो, अगर ये दोनों बॉडी ए था, दोनों बॉडी ए और बी, और आपने जब इसको फ्रिक्शन वाले मेथड से चार्ज किया होगा तो सपोज इसमें इलेक्ट्रॉन आ गया होगा ए से बी में, तो इसका चार्ज कैसा हो गया, नेगेटिव, और ये कैसा हो गया भाई, पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर यहां से यहां इलेक्ट्रॉन गया होगा तो इसमें उतने इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम हो गई होगी और इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा हो गई होगी। अब हमने ये पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन हैज चार्ज एज वेल एज मास, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज भी होता है और मास भी होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में गया है तो इसका मतलब मास का भी ट्रांसफर हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब जब चार्ज का ट्रांसफर होता है तब तब मास का भी क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो इस चीज का ध्यान रखना। तो इन दोनों बॉडीज का जो मास होगा वो पहले की तरह नहीं होगा, ठीक है। दोनों की बॉडीज के मास में क्या हो जाएगा, चेंज आ जाएगा, है ना। तो ट्रांसफर ऑफ चार्ज, ट्रांसफर ऑफ चार्ज results in transfer of mass, transfer of mass, है ना। तो मास ऑफ नेगेटिव बॉडीज होगी ना, इज ग्रेटर देन मास ऑफ पॉजिटिव बॉडी। तो आज से इस चीज को याद रखना है अपने को कि जब जब चार्ज का ट्रांसफर होगा तब तब मास का भी ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो ये चीज अपने को याद रखना है, ठीक है। अब अपने को कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर पढ़ना है आज की क्लास में। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कुछ बातें जो हमें आगे चल के मदद करने वाली है जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो उसमें वो सारी चीजें अपने को क्या करेगी, हेल्प करेगी। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं जिससे हमें काफी चीजें क्लियर हो जाएगी। वाई करंट फ्लोज इन अ सर्किट, ये क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं सबसे पहले और काफी चीजें अपने को क्लियर हो जाएगी। देखो, एक बहुत ही सिंपल सा सर्किट डायग्राम हम बनाते हैं जिसमें एक बैटरी और एक रेजिस्टेंस है केवल। तो हमारे इस सर्किट में क्या था, एक स्विच लगा हुआ है ऐसे, और जैसे अपन स्विच को क्लोज करते हैं इसमें करंट फ्लो होने लगता है, और अगर इसका रेजिस्टेंस R है तो हम ये कहते हैं कि इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है I, उसकी वैल्यू होगी V/R। लास्ट क्लास में हम यहां तक पढ़ चुके हैं, ठीक है, I = V/R। अब ये करंट क्यों फ्लो होता है ये अपने को सोचना है। देखो, ये बैटरी ऐसा क्या करता है, तो मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि जनरली ये बैटरी जो होता है, इसकी जो ये बड़ी डंडी होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करता है और ये नेगेटिव टर्मिनल को। यानी बैटरी जब हम किसी सर्किट में लगाते हैं तो बैटरी का जो ये वाला साइड होता है नेगेटिव, इसको हम बोलते हैं कि ये लोअर पोटेंशियल पे है। किस पे है, लोअर पोटेंशियल पे है, मतलब इस साइड कम वोल्टेज है,
और ये इसकी बात हम करते हैं, इसको हम बोलते हैं ये हायर पोटेंशियल पे है। तो छोटी डंडी वो रिप्रेजेंट करता है लोअर पोटेंशियल को, और जो बड़ी डंडी है दैट रिप्रेजेंट्स द हायर पोटेंशियल। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये बड़ी डंडी और छोटी डंडी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ चुका है? एक ज़्यादा पोटेंशियल पे है, दूसरा कम पोटेंशियल में है। इसका मतलब दोनों टर्मिनल्स के बीच में ये जो डंडी है इसको हम टर्मिनल्स बोलते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। तो ये जो है इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है। क्या होता है दोनों टर्मिनल्स के बीच में? पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस को हम जनरलाइज कैसे करें? तो जैसे आपके पास दो बाल्टी है, एक बाल्टी में पानी ज़्यादा भरा हुआ है ऊपर तक, एक बाल्टी बिल्कुल खाली है, ठीक है। तो आप दोनों को अगर पाइप से कनेक्ट कर दो तो जिस बाल्टी में पानी ऊपर तक है वहाँ से पानी फ्लो होने लगेगा। कौन सी बाल्टी में? जिस बाल्टी में पानी है ही नहीं। इसका मतलब हम कहते हैं कि दोनों में वाटर लेवल का डिफरेंस है जिसकी वजह से पानी फ्लो हो रहा है। कुछ वैसा ही यहाँ पे भी होता है कि इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है उसी के कारण ये करंट क्या होता है? फ्लो करता है। तो करंट जो है वो किसी भी सर्किट में इसलिए फ्लो करता है क्योंकि देयर इज डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, है ना। तो करंट क्यों फ्लो करता है? करंट फ्लोज किसकी वजह से फ्लो करता है? ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। मतलब ये हायर पोटेंशियल पे और ये लोअर पोटेंशियल पे, तो दोनों के बीच में क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ये करंट फ्लो करता है ना। और करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल, हमेशा करंट कहां से कहां फ्लो करता है? फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इसलिए जो है वो करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है और कहां पे जाता है? नेगेटिव टर्मिनल में। तो यहां से हम एक चीज को जनरलाइज कर सकते हैं, करंट विल ऑलवेज फ्लो between 2 points if there is potential difference between them. Potential difference between them. करंट जो है वो दो पॉइंट के बीच में हमेशा फ्लो करेगा अगर उन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। मान लो ये दो पॉइंट हैं, दो केसेस में लेता हूँ। यहाँ का पोटेंशियल है 2 वोल्टेज और यहाँ का है 1 वोल्ट। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है या नहीं है? तो करंट फ्लो करेगा। ऐसे ही मैं यहाँ पे फिर से 2 पॉइंट लेता हूँ। ये मान लो A है, ये B है। यहाँ का भी पोटेंशियल 3 वोल्ट और यहाँ का भी पोटेंशियल 3 वोल्ट। तो इस केस में जो करंट होगा वो 0 होगा। करंट 0 क्यों होगा? बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस कितना है दोनों का? 0। तो जब जब पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में 0 होगी तब तब करंट फ्लो नहीं करेगा, और जब जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 नहीं होगी तब तब करंट फ्लो होगा। यानी अगर करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों पॉइंट के बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है जिसकी वजह से करंट फ्लो हो रहा है। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा ही नहीं दो पॉइंट के बीच में तो फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो समझ गए कि करंट फ्लो क्यों करता है किसी भी सर्किट में? ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन दैट सर्किट। अगर हमने ये समझ लिया तो हम बड़ी आसानी से जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फोकस करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स या ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स, ये भी हम कह सकते हैं। तो हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन
ऑफ रजिस्टर। तो रजिस्टर को लोगों ने जब कंबाइन करना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि दो तरीके से हम कंबाइन कर सकते हैं। एक तो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है अपना पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये दो टाइप से लोग जो है रजिस्टर को कंबाइन कर सकते हैं। सबसे पहले अपन जो है पढ़ने वाले हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। सबसे पहले हम कौन से कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ने? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन हम कब कहते हैं कि जो दो रजिस्टर है या तीन रजिस्टर है कंबाइन कर रहे हैं तो कम से कम एक से ज्यादा ही होंगे। तो वो जो दो रजिस्टर है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में कब माने जाएंगे, है ना? टू रजिस्टर्स, या ऐसे लिखो, इफ टू रजिस्टर्स आर टू या मोर, है ना, कुछ भी लिख सकते हैं। इफ टू रजिस्टर्स आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन देन इक्वल करंट फ्लोज थ्रू देम, इक्वल करंट फ्लोज थ्रू देम। अगर दो रजिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो उन दोनों के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या होगा? सेम होगा। ठीक है। और सीरीज कॉम्बिनेशन कब होगा? इस तरीके से होगा। अभी इसके बारे में और चर्चा करेंगे आगे। दूसरी बात इसके रिगार्डिंग क्या है कि वोल्टेज अक्रॉस each registers may or may not be same। सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। सेम कब होंगे? जब रजिस्टर्स जो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में है वो आइडेंटिकल होंगे। मतलब दो इक्वल रजिस्टर लगे हुए हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में तो दोनों के क्रॉस वोल्टेज और करंट दोनों ही सेम होगा। पर वो अनइक्वल है तो, और अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो उन दोनों के क्रॉस वोल्टेज की वैल्यू कभी सेम नहीं होगी। ठीक है। अगर हमने यहां तक पढ़ लिया तो हम देखते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है और हमें इसकी जरूरत क्यों होती है। ठीक है। तो मैंने माना, पहले हेडिंग लगाते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। मैंने माना कि मेरे पास दो तीन रजिस्टर हैं और सारे जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में, यानी एक के बाद एक जुड़े हुए हैं। तो एक बात तो अपने को क्लियर है कि इन सब के अक्रॉस जो है वो V वोल्टेज, हमने एक V वोल्टेज की बैटरी लगा रखी। तो हर, अगर ये रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये लास्ट वाला Rn है, तो सबके अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो क्या होगा? सेम होगा। क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन की कंडीशन ही होती है कि हर रजिस्टर के अक्रॉस सेम करंट फ्लो होगा, पर वोल्टेज डिफरेंट हो सकता है। तो मैंने माना चूंकि रजिस्टर्स डिफरेंट हैं तो वोल्टेज भी क्या हो जाएंगे? डिफरेंट हो जाएंगे। डिफरेंट हो जाएंगे तो मैंने माना R1 पे V1 वोल्टेज है, R2 पे V2 वोल्टेज है और R3 पे V3 वोल्टेज है। और ऐसे ही जो nth रजिस्टर था उस पे Vn वोल्टेज है। ठीक है। और इस बैटरी के अक्रॉस कितनी वोल्टेज है? V। यानी ये जो V वोल्ट की बैटरी है इसका जो वोल्टेज है वही इन सब में क्या हो चुका है? डिवाइड हो चुका है। यानी हम कह सकते हैं कि
V1 जो है वो IR1 के इक्वल है, इसका वोल्टेज इसमें करंट और इसके रेजिस्टेंस के मल्टीपल के इक्वल। V2 जो है वो IR2, V3 जो है IR3 एंड सो ऑन। अब हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने की क्यों जरूरत पड़ी? तो मैं ये कह सकता हूं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम इसलिए फाइंड आउट करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि इतने सारे रजिस्टर हैं उन सबको हटा के हम एक ऐसा ही रजिस्टर लगा दें जो वही काम करता है जो ये सारे मिलके करते हैं। पर कंडीशन क्या होनी चाहिए? तो लोगों ने बोला कि कंडीशन ये होनी चाहिए कि इसका वोल्टेज भी ना चेंज हो और करंट पे अगर असर नहीं होता है तो चाहे तुम ये सारे रजिस्टर्स रखो या इस सबको हटा के एक ऐसा रजिस्टर लगा दो जो इन सब का काम कर दे। वो जो एक ऐसा रजिस्टर है जिसको हम इन सब रजिस्टर्स को हटा के लगाने वाले हैं, दैट रेजिस्टेंस इज नोन एज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो मैंने ऐसे ही क्या किया कि इन सभी रजिस्टर्स को हटा के एक ऐसा रजिस्टर लगा लिया जिसके लगाने के बाद भी जो करंट था वो आई ही फ्लो कर रहा था। और इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? V के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि हमने इस सर्किट में टोटल वोल्टेज कितना दिया था? V। तो इसमें भी टोटल कितना होना चाहिए? V, और करंट टोटल कितना होना चाहिए? I। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर इंडिविजुअल रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उन सब का सम उस एक रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसके इक्वल होना चाहिए। तो यानी मैं कह सकता हूं यहाँ पे कि V शुड बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड Vn। यानी V कब आया? जब हमने I को R इक्विवेलेंट से मल्टीप्लाई किया। V1 में क्या आ गया? IR1। V2 में क्या आ गया? IR2। V3 में क्या आ गया? IR3। और Vn में क्या आ गया? I इंटू RN। अब मैंने देखा कि दोनों तरफ I कॉमन है तो I कॉमन ले लो, यानी यहाँ पे आ गया R1 प्लस R2 अप टू RN। तो इस I से इस I को मैंने क्या कर दिया? कैंसिल आउट कर दिया। तो मेरे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू RN। यानी हम यहां से कह सकते हैं कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अपने को निकालना है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सभी रेजिस्टेंस को सिंपली ऐड करना चाहिए। तो हम यहां से एक पॉइंट लिख सकते हैं, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंसेस गेट एडेड। और अपने पास ये सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया कि जैसे तीन रेजिस्टेंस हैं और तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, हाथ के हाथ, ठीक है, ये 2, ये तीनों, ये पांचों, इनका इक्विवेलेंट क्या होगा? तो इस केस में मान लो ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। 3 है तो तीनों को ही सम करेंगे तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा इस केस में? R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी 2 प्लस 3 प्लस 5 यानी 10। ठीक है, तो इस तरीके से हम सीरीज को, हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं इसके ऊपर, पर अभी ये छोटा सा क्वेश्चन हमने देखा। अब हम फोकस करते हैं दूसरे टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन में, जिसको हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ठीक है, तो अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस की बातें करूं तो मैंने लिख दिया बोर्ड पे पैरेलल कॉम्बिनेशन तो इसकी कंडीशन क्या होती है कि इफ resistances are in parallel combination, if resistances are in parallel combination, then voltage across each resistor will रिमेन सेम। तो वोल्टेज तो हर रेजिस्टेंस के क्रॉस क्या रहेगा? सेम रहेगा। करंट में और मे नॉट
बी सेम। तो सेम कब रहेगा, वही कंडीशन, रेजिस्टर्स आर आइडेंटिकल। जब रेजिस्टेंस या रेजिस्टर सेम होंगे तो करंट भी उनमें सेम होगा, पर अगर डिफरेंट होंगे रेजिस्टर्स तो करंट डेफिनेटली ही डिफरेंट होगा। ये चीज अपने को याद करनी है, ठीक है। ओके, अब देख लेते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में का मतलब क्या है। तो हमने क्या किया, कुछ रेजिस्टर्स को पैरेलली कनेक्ट कर दिया इस तरीके से। कुछ रेजिस्टर्स को हमने पैरेलली कनेक्ट कर दिया, और यही पुराने रेजिस्टर्स, ये Rn, ये R2, ये R1, यहां से बैटरी से कोई करंट आया, ठीक है, और ये V वोल्टेज की बैटरी। अब ये जो करंट आएगा, ये करंट जैसे ही यहाँ पे आएगा वैसे ही ये अलग अलग भागों में बढ़ जाएगा। ये In चला गया, R2 वाले में I2 चला गया, और इसमें ये I1 चला गया। करंट क्यों बढ़ गया? तो करंट इसलिए बढ़ गया क्योंकि बिल्कुल आप ऐसे समझो कि अगर किसी भी नदी की एक सिंगल धारा है ना, स्ट्रीम है, सिंगल स्ट्रीम है, तो वो तो चलती जा रही है, पर जैसे ही थोड़ी दूर वो रिवर फ्लो कर रही है, वैसे उसने देखा कि उसमें से एक स्ट्रीम क्या हो गई है, स्प्लिट हो गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि पानी तो अपने नॉर्मल डायरेक्शन में फ्लो करता रहेगा, पर कुछ पानी अब उधर भी जाने लगेगा। थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि एक और स्ट्रीम निकल गई और निकल गई, तो यानी उस नदी का पानी हर उस स्ट्रीम में जाएगा जो स्ट्रीम उससे निकली है। यानी इसको हम बोलते हैं कि डिवीजन हो जाना, किसका, करंट का। उसमें वाटर करंट का डिवीजन हुआ है, यहाँ पे कौन से करंट का डिवीजन होगा, इलेक्ट्रिक करंट का डिवीजन होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी करंट एक सिंगल वायर में जा रही है और आगे उसे दो वायर मिलते हैं, जो कि वो जो दो वायर हैं वो क्या है, वो कहीं से टूटे फूटे नहीं आगे, तो करंट हर वायर में डिवाइड हो जाता है। और वो डिवाइड किस प्रकार से होता है, कितना कितना करंट कौन से वायर में जाएगा, ये डिपेंड करता है उन वायर्स में का रेजिस्टेंस कितना है। पर अगर उन सभी वायर्स का रेजिस्टेंस इक्वल होगा तो सब में इक्वल करंट डिवाइड होगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखें कि यहाँ पे करंट का डिवीजन हो गया, यानी एक करंट इधर से आया, वो कुछ नीचे चला गया, कुछ ऊपर और कुछ इधर, यानी जो टोटल करंट आई है, टोटल करंट आई जो होगा वो क्या होगा, सम होगा इन सभी करंट्स का, क्योंकि आई में से ही ये सारे करंट्स निकले हैं। तो हर के अक्रॉस मैंने देख लिया। पर अगर मैं वोल्टेज की बात करूं तो चूंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो जितने भी रजिस्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे उन सब का वोल्टेज वही होगा जो एक रजिस्टर का होगा। यानी अगर R1 का वोल्टेज है V, तो R2 का भी वोल्टेज होगा V, और Rn का भी वोल्टेज क्या होगा, V, ठीक है। इतनी सी बात समझ गए आप? तो मैंने अभी अभी पढ़ा है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू सेम होती है, यानी हर इन तीनों रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू क्या है, सेम है। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि इन सब रजिस्टर को हटा के एक ऐसा रजिस्टर लगा दो जिसका वोल्टेज भी V हो और करंट टोटल उसमें कितना फ्लो हो रहा हो, I। तो चलो हमने हटा दिया इन सभी रजिस्टर को, अपना काम थोड़ा छोटा किया, और मैंने ये पाया कि इस रजिस्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो भी I है, जो कि टोटल करंट फ्लो हो रहा था, और इसकी जो वोल्टेज है वो कितनी है, वो V है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं यहां से कि इसका जो करंट होगा I, वो क्या हो जाएगा, V/R इक्विवेलेंट टोटल करंट। लेकिन हमने देखा है कि टोटल करंट क्या है, I1 प्लस I2 प्लस IN। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 अप टू IN। अब I की जगह क्या लिख दोगे आप, तो I की जगह लिख दो V/R इक्विवेलेंट। I1 की जगह क्या लिख दोगे, V/R1। I2 की जगह क्या लिख दोगे, V/R2, और N की जगह V/RN, ठीक है। तो इन सबको हमने ऐड कर दिया।
ऊपर से देखोगे तो v हर जगह कॉमन है, तो उसे आप कैंसिल कर सकते हो। यानी आपने लिखा v कॉमन ले लिया 1/r1 प्लस 1/r2 अप टू 1/rn। इस v ने इस v को मार दिया, तो यहाँ से अपने पास 1/r इक्विवेलेंट क्या आ गया, 1/r1 प्लस 1/r2 अप टू 1/rn। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि जब हम किसी भी रजिस्टर्स का, ग्रुप ऑफ रजिस्टर्स का को कनेक्ट करते हैं इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है उसका रेसिप्रोकल हर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होता है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो है वो हर रजिस्टर के अक्रॉस क्या डिफरेंट रहेगा, करंट डिफरेंट रहेगा, अगर वो रजिस्टर्स आइडेंटिकल नहीं है तो। और क्या सेम रहेगा, तो वोल्टेज सेम रहेगा। करंट जैसे ही पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं रजिस्टर्स, उसमें क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। जितनी ज़्यादा ब्रांचेज होगी उतनी ही ज़्यादा करंट का क्या होगा, स्प्लिटिंग होगा। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस हमेशा इंक्रीज होता है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट डिक्रीजेस, हमेशा जो है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम होता है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के, जब हम रेजिस्टेंसेस को किस में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में करते हैं। ठीक है, इस पे बेस्ड एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे बाकी। तो क्वेश्चन क्या है कि कुछ रजिस्टर्स जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है इस तरीके से 9 ओम के R1 R2 और R3। तो आपसे पूछा गया फाइंड आर इक्विवेलेंट। तो मुझे पता है कि तीनों जो है ना वो पैरेलल में कॉम्बाइंड है ना। तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट जो होगा वो हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, यानी 1/9 प्लस 1/9, 3/9 इक्वल टू 1/r इक्विवेलेंट। यानी यहाँ से आर इक्विवेलेंट की वैल्यू रेसिप्रोकल कर देंगे तो 9/3, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, 3 ओम। यू गॉट दिस पॉइंट। तो इस तरीके से हमने देखा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में किस तरीके से हम रजिस्टर्स को ऐड कर सकते हैं, और सीरीज कॉम्बिनेशन हम किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। 3-4 रजिस्टर का अगर सीरीज कॉम्बिनेशन करें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा ही क्या होगा, इंक्रीज होगा। पर जब हम इन्हीं रजिस्टर्स का पैरेलल में कॉम्बिनेशन कर दें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ऑलवेज डिक्रीजेस। ओके, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम इस पे बेस्ड बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है।